2 दिन पहले की बात है और देश में जो कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं, उसको लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ गई। 2 मोटे-मोटे खेमों में बँटा हुआ था। राइट विंग वाले हमेशा की तरह ऑफेंड नज़र आ रहे थे और कॉमेडियनों के पीछे पड़े हुए थे, उनके स्टूडियो को जाकर भी तोड़ दिया और अगर शायद कॉमेडियन मिल जाता तो उसको भी तोड़ देते। लेकिन जब उसके जो शिवसेना के समर्थक हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि कहाँ है बे तू? तो कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा वो तो तमिलनाडु है। तो अब वो बेचारा लोअर मिडल क्लास रहा होगा तो उसको एकदम दिमाग में आया कि अब यार महाराष्ट्र से तमिलनाडु कैसे जाया जाए? तो उसने जो अपना कुणाल कामरा को तोड़ने का जो इरादा था, वो तो छोड़ दिया। हालाँकि जो स्टूडियो था, जो मौके पे जो कुछ मिला क्योंकि स्टूडियो भागकर तमिलनाडु नहीं जा सकता था, वो मुंबई में खार में जहाँ पर मौजूद था उस 5 स्टार होटल में, तो वहीं पे ही वो रहा और उसको तोड़ दिया गया। मेरे साथ संजय राजौरा मौजूद हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन कह लो, स्टायर करने वाला कह लो या फिर एक ऐसा आदमी कह लो जो आपको एकदम हँसाए और फिर एकदम से शौक भी दे दे। शौक कैसा कि क्योंकि जो कॉमेडी है, जो उनकी बातचीत है वो सारी, वो जो समाज के या राजनीति के मुद्दों को लेकर है। ऐसे ही कहीं न कहीं कुणाल कामरा की कॉमेडी को भी इसी जो संजय राजौरा की लीग में ही देखा जाता है। पहले वरुण ग्रोवर, संजय राजौरा, राहुल राम जो ये पूरा एक इन लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया उसके अगली जो जनरेशन आई कुणाल कामरा और इन लोगों ने भी अच्छा काम किया है। और भी कई लोग हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो संजय जी 3 पैरोडी गाने जिनके बाद सारा विवाद शुरू हो रहा है, उसमें एक एकनाथ शिंदे का जो पैरोडी गाना है वो भी आपने सुना होगा, फिर उसमें एक एक होंगे कंगाल, नरेंद्र मोदी, एक हिसाब से जितने भी बीजेपी और कह लो कि जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं महाराष्ट्र में, उनके ऊपर तंज और उस तंज के बाद ये प्रतिक्रिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कैसे देखते हो इस सारे मामले को? नहीं तो सटायर का तो काम ही है ना, वो तो हमेशा सरकार से ही सवाल जवाब पूछेगा। पहले भी तो होते थे, मतलब हुँ, ऐसा नहीं कि अभी होने लग गए हैं, यूपी के टाइम पे भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। तो सटायर का तो काम ही है। अब वो बंदा ऐसा, मतलब किसी को तुम एक तरफ तो तुम मारकुटाई पे उतर रहे हो और दूसरा बंदा सिर्फ चुटकुले सुना रहा है। अब दोनों में से क्या चीज प्रेफर करना है समाज को, तो खुद डिसाइड करना है कि किस तरफ जाना जरूरी है। तो कोई ऐसा, मतलब देखो, अगर गौर से देखा जाए तो कुणाल कामरा ने अपना काम किया जो उसने करना चाहिए, जी, जी। और जो उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं उन्होंने अपना काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए, मतलब लेकिन उनका काम यही है। रोज सुबह उठ के मेरे ख्याल से इंटरनेट पे देखते होंगे आज किस चीज पे तोड़फोड़ मचाए। अब मसला यही है ना कि सुबह सुबह लोग कहीं काम वाम होता है तो उसके अपने ऑफिस ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, नौकरियां वोकरियां है नहीं, तो तोड़फोड़ ही करके अपना रेलेवेंस आदमी। अब पर्सनली भी बड़ा सेटिस्फाइंग होता होगा ना उसके लिए, जिस इंसान के पास कोई काम नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, और वो ठलुए की तरह घूम रहा है सारा दिन। एक दो बार तो घर वाले ही ताने मार देते होंगे कि भाई कुछ कर ले, हुँ, हुँ। अ, इतना निकम्मा है या जो भी है। तो उसको अपने रेलेवेंस के लिए भी जरूरी है कि वो, चलो खबर में तो आ गया ना, फोटो में आ गया कि कुर्सियां तोड़ रहा है। खबर में भी आ गया और जिसके लिए तोड़-फोड़ की है एकनाथ शिंदे, उनके नोटिस में भी आ गया होगा। उनकी व्हाट्सएप नोटिस में भी वो आ मैसेज गया। हाँ, व्हाट्सएप और मैसेज ये भेज दिया होगा करेंसी है ना, लोग। ये करेंसी है हाँ, ना, उसके जो बॉस हैं उनको दिख गया होगा कि भैया ये काम का बंदा है या जो भी। अब हुँ, कहने को तो उनका मिनिस्टर साहब का मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे कि मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन ये हुँ, तो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। हुँ, हुँ, तो और कैसे समर्थन होता है मुझे पता नहीं। हुँ। वैसे तो संजय देश में ही डार्क कॉमेडी चल रही है, लेकिन इस डार्क कॉमेडी के बीच आप जैसे जो लोग हैं, जो सीधे-साधे चुटकुले कह देते हैं इन नेताओं के ऊपर, तो क्या ये नेता आप लोगों से कहीं न कहीं एक हिसाब से डरने लग जाते हैं क्या कि कहीं ये हमारी जगह तो नहीं ले लेंगे? क्योंकि डार्क कॉमेडी तो वो लोग भी कर रहे हैं। हाँ, आप खुद ही देखो ना कि कुणाल कामरा से के पूरे शो से ज्यादा फनी वो कॉल था जिसमें करता तमिलनाडु कैसे आएंगे। सबसे ज्यादा फनी तो वो जोक था ना। अगर वो कुणाल यही बोल रहा है कि मैं तो अमेरिका में हूँ या मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो हुँ, हुँ, उसका जवाब यही होना था वहां कैसे आएंगे। अब वो वहां से तमिलनाडु तक जाने के उसके पास ना संसाधन है ना कोई, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा वो तमिलनाडु जाने का हुँ, हुँ। मौका मिलेगा।
तो सबसे फनी जोक तो यही है। अब पॉलिटिशियंस को सिर्फ सटायरिस या कॉमेडी करने वालों से ही डर नहीं लगना चाहिए। एक्चुअली पॉलिटिशियंस का काम बहुत जिम्मेदारी का काम है। उनको तो देश के एक आम नागरिक, गरीब से गरीब नागरिक से डरना चाहिए, सिर्फ कॉमेडियन से ही नहीं डरना चाहिए। पॉलिटिशियन वो काम, इट कम्स विद द जॉब, कि आपका काम ही ये है कि आप जवाब दे वो जनता को लेके यार। तो आपको हर उस देश के हर नागरिक से डरना चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडी से ही नहीं, सटायरिस्ट से ही नहीं, सबसे डरना चाहिए। अब आपने वो सारे पैरोडी सॉन्ग्स देखे, क्या आपको लगा, हंसी आई आपको? यार मैंने एक्चुअली ये शो कुछ महीने पहले लाइव देखा था चंडीगढ़ में, तो मुझे अब याद नहीं है, पर म्यूजिक तो हमेशा मजेदार ही होता है। आप हमारे उसमें भी आपने देखा हुआ, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी में भी बहुत म्यूजिक काफी होता है उसमें। म्यूजिक में आप बहुत सारी बातें ऐसी कह सकते हो जो बोलने में नहीं कह पाते हो, तो म्यूजिक के थ्रू कहते हो। तो हाँ, गाने होते तो अच्छा ही होता है। और ये कोई नई चीज थोड़ी तो हो नहीं रही है, शुरू से ही नागार्जुन जैसे पोर्ट ने उस टाइम पे, नेहरू के टाइम पे भी इतना बोला है। और गाने पहले भी बने हैं, साहिर के जो 1950s के गाने हैं, वो जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, वो क्या है, वो इट इज आस्किंग क्वेश्चन टू द पावर ना, कि भाई अभी तो मुल्क आजाद हुआ और 50 की दिहाई में ही ये बात होने लगी जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और फिर 60s में पूरा इप्टा का जो कल्चर था, पूरा उनका काम था, इट वाज ऑल आस्किंग क्वेश्चंस ओनली ना। और जो जो कमियां रह गई हैं उनको उजागर करने का ही वो जिम्मा उन्होंने उठा के रखा हुआ था ना। अब कोई भी आप अगर सारे ही एक देश में जी हजूरी करने वाले पुजारी चमचे हो जाएंगे, तो फिर गलतियों को कौन पॉइंट आउट करेगा और सुधार कैसे होगा? तो ये काम कोई नया तो हो नहीं रहा है, पहले से ही हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई स्पेस श्रिंक हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। एक्चुअली मैंने कल एक इस पे एक आर्टिकल भी लिखा और आज छपा है शायद वो क्विंट में। यही टाइम होता है जहाँ पे सटायरिस्ट जो है, जैसे इस मामले में कुणाल कामरा हो गया, जो उसके लिए परफेक्ट टाइम है। इस टाइम पे ही उसको ये करना होता है। और कुणाल को एक्चुअली ये भी नहीं लगेगा कि, मेरे ख्याल से जितना मैं उसे जानता हूँ, और ये भी नहीं लगेगा कि भाई उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। वो शायद इस पे भी कोई जोक बना देगा, क्योंकि असल में मेरी ओपिनियन में सटायर का और डार्क कॉमेडी का ये, और डार्क से मेरा मतलब वो वाली डार्क कॉमेडी नहीं जो इंडियाज गॉट टैलेंट में हो रही थी, ठीक है, जिसको डार्क कॉमेडी बोल रही है आजकल की जो उसके फैंस जनरेशन। हाँ, तो डार्क कॉमेडी का तो टाइम ही है। अगर सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा, यूटोपिया होगा, जो कि कभी हो नहीं सकता, तो किसको जरूरत है सटायर करने की? और कौन ही उसको अप्रिशिएट करेगा फिर? तो ये तो परफेक्ट टाइमिंग है। दैट्स व्हाई आई से दैट कुणाल ने अपना काम किया है जो उसका इस वक्त में काम है। ये उसने चूज किया है कि वो ये काम करेगा, और वो अपना काम, द फैक्ट दैट कि उसकी वजह से कुछ लोग जो पावर्स में है, वो, मैंने मतलब गाना मुझे भी ठीक से याद नहीं, लेकिन उसमें उसने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन नाम नहीं लिया, लेकिन उसको अपने आप ही समझ में आ गया उसके कार्यकर्ताओं को कि इनकी बात हो रही है। तो बेसिकली कुणाल कामरा ने अपना काम ठीक किया ना। बिल्कुल। उसको अगर नंबर मिलने हो तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं वो गाना सुना भी देता हूँ। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। हालांकि उनके कार्यकर्ता उनको शेर कहते हैं। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा हाय, मंत्री नहीं है वो दल बदलू है, और क्या कहा जाए। तो एक हिसाब से गद्दार तो उनको जब शिवसेना तोड़ के गए, तो जो उद्धव ठाकरे वगैरह थे उन्होंने भी कहा था उनको गद्दार। तो जिस थाली में खाए उसी में ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा हाय। तो एक हिसाब से मतलब एकनाथ शिंदे के ऊपर जो पॉलिटिकली कहा जा चुका है, मतलब गद्दार तो जो कहा गया, सबसे पहली प्रतिक्रिया यही थी उद्धव ठाकरे परिवार की, जब शिवसेना को तोड़ के जब फडणवीस की गोद में गया था एकनाथ शिंदे।
तो कॉमेडियन ने इसको बोल दिया गाने की राइमिंग में, तो कौन सा आपको अगर मजेदार बात है देखो मनदीप भाई कि अगर वो कुणाल वो शो करके चुपचाप चला जाता, ठीक है, हाँ हाँ और वो शो अपने यूट्यूब पे डाल देता, लोग देखते कुछ हम्म 50 मतलब मान लो 25 लाख लोग देख लेते हैं उसको, ठीक है। हाँ अब हाँ ये बवंडर से सबने देख लिया, सबने देख लिया वो सबने देख लिया, लोगों ने मतलब ग्रोक तक से, ग्रोक है वो जो एआई के वाला जो, उससे हाँ सवाल पूछ लिए कि इसमें गद्दार कौन है, तो उसने नाम दे दिया। तो जिसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो हम्म अब जो बात चुपचाप हो जाती है आराम से, इतने ड्रामे ना करते, तो वो अब बेसिकली कुणाल का पर्पस सॉल्व हो गया। तो इसमें विनर हम्म कुणाल ही है। अब उस इस एक्ट की जो पर्सनल पॉलिटिक्स है कि क्योंकि वो शिवसेना से टूट के उधर गया, ठाकरे के साथ गद्दारी करी, तो अब कोई बोल सकता है वो ठाकरे का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है ठीक है। वो एक अलग डिस्कशन का मुद्दा है, ठीक है। अगर हम्म वो उनका स्पोक्स पर्सन भी बन रहा है, तो मुझे उसके स्टोरी टेलिंग स्टाइल में, उसकी बात करने के लहजे में मुझे मजा आ रहा है। और वो जो भी उसका पॉइंट है, वो उसको हंसी मजाक में बोल रहा है। और मैं हम्म आपको पता है वो शो होता है चुपचाप, वहां उस शो में मेरे ख्याल से 200 लोग बैठे होंगे शायद, 200 लोग हम्म देखते, फिर वो यूट्यूब पे जाता, यूट्यूब पे आपको आई गई हो जाती हैं चीजें। अब देख लो हम्म अखबारों में छप रहा है, पड़ोसी देशों में इसके बारे में बात हो रही है, टीवी पे डिस्कशन हो रहे हैं। तो उन्होंने तो कई काम कर दिया, कुणाल कामरा कई, तो हंसी वाली बात तो है ही नहीं। बिल्कुल। अरे आपकी पहली प्रतिक्रिया थी वन नेशन वन कॉमेडियन, हाँ, क्या भाव था मतलब इससे? नहीं नहीं बताओ, थोड़ा बहुत समझ, लोग आपके पीछे भी तो पड़े हैं। कुणाल कमरा अकेला क्यों सारे मजे ले? हाँ लेकिन इसमें देखो वन नेशन वन कॉमेडियन सर, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन ये और वन नेशन वन वो, कौन करता है ये बातें, कौन करता है इतनी हंसी हम्म की बात। तो और वो खुद भी कहते हैं कि भैया हंसी तो बहुत जरूरी है, ठीक है। हम्म तो वो मैंने भी बोल दिया क्या है कि भाई एक ही चलेगा, और किसी को चलेगी ही नहीं। अब जिसको समझ में आना है, सटायर में यही तो होता है ना। अब जैसे अब कुणाल को अपने उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना, उसने एक्चुअली नाम तो फडणवीस का लिया हम्म है ना, लेकिन मिर्ची किसी और को लग गई। हम्म तो उसको भी समझ में आ गया, सांप भी मर गया, हम्म और लाठी भी नहीं टूटी, तो नहीं कहूंगा, मतलब हम्म तोड़ फोड़ तो बहुत हुई। तो इसी तरह सटायर का काम ही है, बात ऐसे कह जाओ कि सामने जिसके ऊपर जोक है उसको भी समझ में आ जाए, और जो बाकी समझदार लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए। और लेकिन आप बाद में भी बोलते हैं मैंने तो नाम थोड़ी लिया है। हम्म दैट इज हाउ सटायर वर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। संजय, एक सवाल ये कि कुछ दिन पहले जैसे ये सारे लोग जो वो इंडियाज गॉट टैलेंट, हालांकि बहुत खराब कॉमेडी करते थे, उस उनकी कॉमेडी पे हंसी नहीं आई, पर शावक थे 20 22 23 23 साल के थे वो सारे जने, वो कॉमेडी उस उनके घटनाक्रम में और कुणाल के घटनाक्रम में आप क्या समानताएं पाते हैं और क्या अंतर देखते हैं? मतलब दोनों अलग कैसे हैं और समान कैसे हैं? देखो सर, एक तो वो इंडियाज गॉट टैलेंट, मैं तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मतलब मैंने कुछ देखा देखा नहीं था कभी उसका। वो जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो मैं इंडिया में था नहीं, तो बीबीसी वगैरह ने मेरे से बात करी इसके बारे में, तब मैंने जाके उसकी कुछ एपिसोड देखी। पहली बात तो वो कॉमेडी तो है नहीं, वो कुछ हम्म स्कूल के बच्चे जो अपने लॉकर रूम में बातें फन करते हैं, यंग एज में टीनेजर्स जो हार्मोनल उससे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं, जिनको पहली बार गाली दे के लगता है वो तेरी ये भी बोल सकते हैं, गाली बोल सकते हैं, सेक्स की बातें कर सकते हैं। अब मैं भी कोई 14-15 साल का होता तो शायद मुझे भी वो बड़ा रिवोल्यूशनरी लगता, बट मैं तो नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, और बहुत सारे जो उस लोग उनके लिए वो कॉमेडी है नहीं। लेकिन उसका एक हम्म ऑडियंस है, वो उसको अप्रिशिएट कर रहा था, उनको पसंद है। भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा तो जरूरी थोड़ी है कि मैं दुनिया की कोई यूनिवर्सल पावर तो होनी कि मुझे जो पसंद आएगा वही सही है। मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं हम्म नहीं देख रहा। और तो वो कुणाल कामरा का कुछ अलग ही काम है, ये तो अलग ही आप ही देख रहे हो। वो ही इज आस्किंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, ही इज पॉइंटिंग आउट द फॉल्ट लाइंस, राइट। हम्म वो इंडियाज गॉट टैलेंट तो नहीं कर रहा था ना, वो इंडियाज गॉट हम्म टैलेंट मुझे तो लगता है ऐसे लुभाव में ही बंद हो गया, क्योंकि वो ये राइट विंगर्स को सुबह सुबह उठ के किसी ना किसी चीज पे परेशान होना होता है, उस दिन कुछ और मिला नहीं होगा, कुछ हम्म तोड़ फोड़ मचानी होती है, कोई झगड़ा करना होता है,
और मजे की बात यह है, मुझे तो किसी और ने पॉइंट आउट करके बताया कि जो उस इंडियाज गॉट टैलेंट का जो मेन बंदा है वो रैना, समय जो रहना। हाँ 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 समय रैना, हाँ, उसने कुछ साल पहले ट्वीट किया था कि लेफ्ट विंग के डर की वजह से यहाँ पे लोग वो नहीं बोल पाते हैं, ये कुछ कुछ तो ऐसा था कि लेफ्ट विंग का डर है, लेकिन चिंता मत करो मैं आ गया हूँ, मैं अब नहीं डरूंगा बोलूंगा, लेकिन उसकी तो बैंड राइट विंग ने बजा दी। हम्म। तो पर नहीं, वो पता नहीं नरेंद्र मोदी का क्या, समर्थक दिखता है, वो रहा है लड़का, ट्विटर वगैरह पे करता रहा है नरेंद्र मोदी का, दिवाली को लेकर और चार चीजें, वो राइट हाँ विंग पोजीशन से लेता रहा है। और वो जो शो भी देखोगे आप, तो राइट विंग का ही काम सर्व कर रहा था, वो कोई सवाल थोड़ी नहीं पूछ रहे थे वहां बैठ के, वो गाली गलौज कर रहे थे, जनता का बढ़िया टाइम पास हो रहा था, उससे कोई पर्पज सर्व थोड़ी ना हो रहा था। नहीं पापा सर्व नहीं तो होता, और जनता का टाइम पास हो रहा है तो ठीक है यार, वो होना चाहिए, जनता को भी टाइम पास के लिए चीजें चाहिए, स्ट्रेस बस्टर होने चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ राइट विंग आप कह रहे हो, मैंने भी सुना है, देखा एक दो जगह लोगों ने बताया कि कोई अब वो राइट एक विंग वालों ने बैंड। हाँ राइट विंग वालों ने बैंड बजा दी, कुछ क्लिप उसका भेजा था कि मुझे कश्मीर से निकाला गया, मुझे कश्मीर से निकाला गया। भाई तू तो पैदा भी हुआ था क्या जब कश्मीर से एक्सोडस हो रहा था, जब तू तू तो पैदा भी नहीं हुआ था, तो तुझे कहाँ से निकाल दिया? ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि कश्मीर से निकाला गया एक्सोडस हुआ, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर आप उसको बीच में विवेक अग्निहोत्री की तरह फेंकते रहोगे तो आप फिर उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस तो नहीं कर पाओगे ना। और हर वो इंसान इस दुनिया में जिसको डिस्प्लेस हुआ है, कुछ किया है, वो मन में उसका एक एक बिना बिना डिस्कशन के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को ध्यान में रखते हुए उसको लेके बैठ जाएगा, जगह जगह फेंकता रहेगा, तो फिर को उसकी बात को सीरियसली भी नहीं लेगा। ठीक है, तो ये तो खैर एनीवे, आई पर्सनली थिंक कि ये बच्चे हैं यार, है, और बच्चे अपने तफरी कर रहे थे यार, आपस में बैठ के वो तफरी कर रहे थे। अब इसमें इसमें किसी के सेंटिमेंट में समझ में नहीं आता, ये सेंटिमेंट ये बॉडी का कौन सा हिस्सा है यार जो बात बात पे हर्ट हो जाता है? भाई हम आप मनदीप भाई, मैं और आप, मेरे आप जैसे लोग, हम गांव में इतना रहे, गांव में इतने काम करें, हमारे सेंटिमेंट अगर हर्ट होने लग गए तो हम तो आग लगा देंगे दुनिया में। ये तो अगर अगर मतलब गांव की जिंदगी किसी ने महीना भर बिता ली इन चीजों ने, जिनके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, तो ये तो मतलब ये तो बावले हो जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या आत्महत्या कर कर लेंगे। लेंगे। मैं हाँ, एक अपने शहरी याद नहीं आपको, हम एक बार मेरे गांव गए थे, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक जो दोस्त था साथ में, हाँ हाँ, दोस्त का बेटा। हाँ वो दोस्त का बेटा, हाँ, तो वो शहरी बच्चा है, वहां जाके बोल रहा है जोमेटो से ऑर्डर कर लूं, हम्म वहां बोले 24/7 है क्या यहाँ पे? अब हम्म अब इन बच्चों को वहां पे महीने 2 महीने गर्मियों में बिताने पड़ जाए, तो ये तो सेंटिमेंट ही, मुझे बुरे इन हाल। लोगों को समझ नहीं। असल में बात ये है मनदीप भाई कि रोजगार नहीं है लोगों के पास, काम नहीं है लोगों के पास, और अगर काम नहीं होता है तो फिर वो इस तरह की चीजों में अपना रिलेवेंस रखने की कोशिश करते हैं। और जो इस तरह की ऑपरेसिव गवर्नमेंट्स है, उनको तो ये भीड़ चाहिए ही चाहिए ना, तो वो उनको लिए काम हम्म देंगे ही क्यों, हम्म इनके लिए काम के लिए इंतजाम क्यों करेंगे? तो ये सब मामला वही है। तो बिकॉज देर इज इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे मौजूद है जिसको धर्म की घुट्टी पिला देगी, और जिसको धर्म के अलावा और मतलब ऐसा माहौल बना दिया है कि सरकार के पास यूथ को धर्म के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं है। अगर बस एक सरकार काम दे ये, रखा है, एक काम दे हाँ, रखा है, जो सवाल उठाएगा उसको तोड़ दो जाके। उसको उसको पीट दो जाके, ठीक है। और हाँ। मान लो अच्छा ये भीड़ भाड़ आती है, मैं वो लड़के देख रहा था जो कुर्सियां उर्सियां फेंक रहे थे वहां पे, ठीक है, हम्म अब इनमें से एक भी अकेला नहीं जा सकता किसी को मारने, सामने हम्म कोई हट्टा कट्टा आ जाए, हैं, अगर हम्म हरियाणा का, यूपी का, पंजाब का, गुद्दी पकड़ के ढालेगा इन्हें। हम्म तो ये अकेले तो अकेले कभी जाएंगे नहीं, ठीक है, ये वहां पे बोलते रहेंगे। अब मतलब अगर सरकार महाकुंभ को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह बेचेगी, तो जो हम्म यूथ है तो वो तोड़फोड़ ही करेगा ना। महाकुंभ में क्या क्या अपॉर्चुनिटी कि एक किसी ने बोट से लोग, रिक्शा से लोग ले चले जाके 80 करोड़ कमा लिए, पता नहीं कितने कमा लिए।
जब सरकार इस तरह की बातें करेगी तो इसका मतलब ये भीड़ ऐसी रेलेवेंट रहेगी, ये भीड़ वहीं से पैदा हो रही है, कोई कुछ काम नहीं है उनके पास। अब जी। कोई कॉमिक अगर इस बात को पॉइंट आउट करेगा तो गलत थोड़ी कर रहा है। ये सही कह रहे हो आप। तो एक हिसाब से कुणाल कामरा के चक्कर में औरंगजेब की कब्र तो बच गई टूटने से, क्योंकि ये सारी भीड़ पहले नागपुर पहुंची हुई थी, वहां दंगा वगैरह करवाया ही थी। हाँ, औरंगजेब जी मतलब उसकी कब्र भी सोच रहे हो यार, इतने 300 साल से सो रहा हूँ आराम से यार, ये क्या हो गया यहाँ पे। और लेकिन एक बात देखो कि जैसे ये इंडियाज गॉट लेटेंट टाइप शोज है ना, तो दो चीजें मैं आपको बोलता हूँ मंदी भाई। इंडियाज गॉट लेटेंट टाइप शो जो है ना, इनकी इनके शो की वजह से इनकी बेहूदगी, मतलब एक तरीके से फुहड़पन है ना, वो फुहड़पन है। उसकी वजह से बाकी लोग जो ठीक काम कर रहे थे इस फील्ड में, उनको टेंशन होगी ना, उनके लिए टेंशन होगी। अब जब राइट विंग पीटने काटने आता है तो वो ये थोड़ी देखता है कि ये पहले हमारे साइड था, जैसे वो कौन है अल्लाहबादी आबादी, वो तो पूरा उन्हीं के हाँ, गुणगान राइट गाता था। विंगर था। हाँ, तो वो ये थोड़ी देखेगा, उसको तो डेली, अब आप सुबह सुबह आपको अगर 4 अंडे खाने हैं ब्रेकफास्ट में, तो आप कुछ भी 4 अंडे खाओगे। अब राइट विंग को सुबह सुबह ऑफेंस लेना और कुटाई करनी किसी की, जब कोई नहीं मिलेगा तो अपने वालों को ही कूटेंगे। ये तो एक बहुत बड़ा सबक है राइट विंगर्स के लिए, कि जो राइट विंगर अगर ये सोचता है कि वो बचा हुआ है, तो वो भी नहीं बचा हुआ। अब दूसरी बात स्टैंड अप कॉमिक्स की भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो कुणाल कामरे के साथ घटना हो गई है, बहुत सारे जो टके के भाव 6 मिलने वाले जो अपने आप को स्टैंड अप कॉमिक कहते हैं, जो पॉपुलर हो गए हैं, वो स्टेज पे जा के बोलेंगे, बाहर जर्नलिस्ट को बोलेंगे कि अब हमें हमें खतरा है, हमें जो है मतलब डर लगता है बोलने में, और हमें तो हमारा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जा रहा है इधर। आप खुद ही बताओ, इंडिया में कौन सा स्टैंड अप कॉमिक है जो ऐसी बात कर रहा है जिससे सरकार को टेंशन होगी और जो उनके लिए खतरा पैदा करेगी? बहुत कम, कौन कर रहा मुट्ठी भर, है? इक्के उंगलियों पे दुक्के, गिन लेंगे, उंगलियों पे गिन लेंगे। उंगलियों पे। और उनमें से कोई नहीं कह रहा कि हमें खतरा है। कुणाल कामरा ने क्या बोला है? मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन रणकोर। जिसने कभी कुछ नहीं किया, पीपल हु हैव नेवर स्टूड अप फॉर एनीथिंग, जिन्होंने कभी कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करी, जिन्होंने कभी, और ये नहीं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट में खामखा करो, लेकिन जो जो रियल में मुद्दे हैं भाई, इनको लग रहा था कि बुलडोजर सिर्फ यूपी में ही चलेगा, मुंबई में भी चल गया है ना। तो जब आप इनके बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप बात वही कर रहे हो स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, लड़का लड़की रिलेशनशिप, टिकट में वो ट्रेन में ऐसे टिकट टीसी को बेवकूफ बनाया, इसमें किसको बुरा लग रहा है भाई? इसमें किस गवर्नमेंट को बुरा लगेगा? वो तो चाहेगी ना इस तरह के कॉमिक्स जो है ये करते रहे परफॉर्म, ताकि उनका ये बना रहे कि भाई हम देखो कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं, इनको परफॉर्म करने। लेकिन यही लोग जिन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, यहाँ तक आगे बोलते हैं कि भाई हम पॉलिटिकल कॉमेडी नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने करियर की चिंता है। बिल्कुल ठीक बात है, सबको अपने करियर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे ये कहना कि मैं ए पॉलिटिकल हूं, वो तो अपने आप में एक बहुत ही कन्वीनियंट पॉलिटिकल बात है ना यार। आपको आजकल के निजाम से, आजकल के माहौल से ना तो कोई फर्क पड़ रहा है, ना आपको उसका कॉन्सिक्वेंस पे करना पड़ रहा है, तो तुम क्यों निजाम के ऊपर आवाज उठाओगे, क्यों उसके खिलाफ सवाल उठाओगे? तो आप तो एक्चुअली आप तो उन्हीं की टीम में हो गए ना फिर। और क्यों फिर जो ये गवर्नमेंट है, जो ये स्टेट है, या जो ये कार्यकर्ता, सो कॉल्ड कार्यकर्ता है, क्यों इनको आपसे प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। कुणाल कामरा बोला मैं माफी नहीं मांगूंगा, और जो दो तीन और हैं, वो दो चार जो बड़े पॉपुलर हैं, मुझे तो पता भी नहीं रहता, मैं तो इतना आपको पता ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं हूँ, वो कह रहे हैं स्टेज पे जाकर के बोल रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, आप तो इसे लेके बाहर जाओगे, हम अंदर हो जाएंगे। उस बंदे के फिर मैंने 3-4 वीडियो देखे और मैं उसको देख के बोल रहा, मैंने कहा यार तुझे कौन अंदर करेगा, तुझे तो बाहर ही चाहते हैं भाई। तो रिस्क लेता है कोई और उसका रिस्क से जो वो मिलता है स्वाद, बेनिफिट, उसका बेनिफिट। स्वाद लेने की कोशिश सब करते हैं। और जिसने एक्चुअली में रिस्क लिया है, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसके खिलाफ उसके अकाउंट चेक करे जा रहे हैं, वो कह रहा है मैं तो माफी भी नहीं मांगूंगा। और ये लोग इंडिया गॉट लेजेंड वगैरह, इन्होंने तो मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में माफी मांग ली थी, कुछ घंटों में, और अब तक शायद 64,000 बार माफी मांग चुके हैं। कोई ठुल्ला भी जाके इनको धमका देता है, उसको भी बोल देते हैं सॉरी अंकल, गलती होगी, गलती होगी। अब बताओ यार, मतलब ये, और वहां बैठ के जो एक
क्लोज एनवायरनमेंट में देखो यार, मैं खुद आई लाइक टू लुक एट सिचुएशंस इन लाइफ, जैसा जो मेरा रिएक्शन है उस पे ना, वो हंसी का ही है, मजाक उड़ाने का ही है, और दूसरे को भी वक्त देता हूँ, हम्म मेरा भी उड़ाते हैं यार, उड़ाते भी होंगे लोग, उड़ाते ही हम्म होंगे, सबका ही उड़ना चाहिए मजाक तो। अब हम्म वो उस कमरे में बैठ के जो वो छिछोरपंती हो रही थी वहां पे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उस पर बैन लगना चाहिए, मैं ये नहीं कहता उनको ये करने का हक नहीं है, बिल्कुल करके, उसका ऑडियंस है ना यार, उसका हम्म पूरा ऑडियंस है, तो ये सब होने दो। अपने आप ही अगर ऑडियंस इवॉल्व होगा तो अपने आप ही ये चीजें साइडलाइन हो जाएंगी। और वैसे भी ये लोग बच्चे हैं यार, बच्चे, हम भी जब उस उम्र के थे तो हमें भी कोई इतनी अकल थोड़ी थी यार, हमने भी बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जिसको आज हम सोचते हैं यार क्या बेवकूफी थी वो, तो वो सब इवॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो इतनी चौड़ चौड़ में आके एक दूसरे कि हम डार्क कॉमेडी करें, हम डार्क कॉमेडी करें, और 5 मिनट में माफी मांग ली जाके, हम्म और ज्यादा वो भी डार्क कहाँ। तो उनका कट। हाँ नहीं, अगर वहीं रह के माफी मांगे तब मैं मानूंगा भाई आपके घर पे कोई आ गया, अमेरिका में हम्म बैठ के माफी मांग रहे हैं, हम्म तो ये अपने आप में जोक नहीं है? बिल्कुल। अमेरिका में बैठ के बोल रहे हैं कि हमें गलती हो गई है या वट एवर जो भी है, मतलब द थिंग इज के बात यह है कि ये तो लुभाव में मारे गए, लुभाव होता है ना जैसे गांव में, हम्म ये तो लुभाव में मारे गए बेचारे। हम्म अब उसकी अच्छा। कुछ भी कारण, अब इतनी उस शो में मैंने जो 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 देखे, उसमें उस शो में हर एपिसोड में गंदगी हो रही थी, और ये बिल्कुल। गंदगी गंदगी वर्ड जो यूज कर रहा हूं मैं मॉरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा, मतलब नॉट टू माई हम्म टेस्ट, मेरे टेस्ट का हम्म नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं हम्म कि मेरा ही टेस्ट फाइनल है, बाकी लोगों को पसंद आ रहा है। तो हम्म जिस बात पे इनको पकड़ा है, इनको ये बैन करा है, इस ऐसी बातें तो हर एपिसोड में हो रही थी, हम्म तो क्यों नहीं पकड़ा तब? क्योंकि तब किसी का हम्म ध्यान नहीं गया, उस दिन बिल्कुल ध्यान चला। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मैंने दावायर में आपका मैं एक पीस भी पढ़ रहा था जिसमें आपने सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान के हवाले से लिखा था कि उस हम्म टाइम पे, तो हम्म क्या आज के टाइम पे सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान कौन बन रहा है? और वो पूरा एक वो पीस पीस में जो आपने लिख बात करने की कोशिश की थी, थोड़ा वो आप अगर हमारे दर्शकों को बता दें तो। नहीं, मैं यही कह रहा था कि जो हमारी सोसाइटी में एक बीमारी है हीरो वर्शिप की, कि हम किसी एक इंसान को मसीहा मान लेते हैं, और वही फाशिज्म है ना सर, फाशिज्म में तो हम्म यही है ना कि एक इंसान को मसीहा हम्म मान लिया। अब हमारी प्राइड का भी वही सोर्स है, हमारे जॉय का भी वही सोर्स है, हमारी भलाई का भी, हमारी ड्रीम्स का भी वही सोर्स है। जो 90s में सचिन तेंदुलकर था, सचिन तेंदुलकर भयंकर टैलेंटेड था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंसेज खुद बोलती हैं उसके बारे में। बट वो पीस सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं, वो पीस था कि किस तरीके से मीडिया और आम मीडिया, पहले मीडिया ने ही आम पब्लिक का दिमाग खराब किया, कि वो सचिन सचिन के गुणगान करते रहे, इस तरह की हालत बनाई कि सचिन के ऊपर उंगली उठाना मुश्किल हो गया, इवन व्हेन ही इज फ्लॉन्डरिंग, ठीक है। और हम्म तो बेसिकली हीरो वर्शिप की जो टेंडेंसी है वो हमारे अंदर थी, अब बस एक स्पोर्ट्समैन रिप्लेस हो गया एक पॉलिटिशियन से, हम्म अब वो पॉलिटिशियन हीरो वर्शिप हो रही है। अगर स्पोर्ट्स में कहेंगे हीरो वर्शिप क्या हो रही है, धोनी 43 साल हम्म का बंदा 2 बॉल खेलने आता है वहां पे, क्यों? स्पोर्ट्स है यार, कोई हम्म 18 19 साल का बच्चा अपना खेलना चाह रहा है, वो उसकी जगह खा रहा है। आपने हम्म इतना कुछ अचीव कर लिया, आपकी इतनी लेगेसी है, और आप ऐसा भी नहीं है कि गेम में जाके खेल रहे हो, बहुत लंबा लंबा बैटिंग कर रहे हो, 2 4 बॉल के लिए आप खेलने आते हो, ठीक है। हम्म जो बोलते हैं विकेट कीपिंग अच्छी करता है, विकेट कीपिंग कोई दूसरा आके भी, बहुत बहुत अच्छे अच्छे विकेट कीपर है इंडिया की टीम में, 3 4 विकेट कीपर है, राहुल है, ईशान किशन है, संजू सैमसन है, ऋषभ पंत है, और ये हम्म 4 विकेट कीपर तो इंडिया की टीम में ही है, हम्म तो वहां पे भी कोई आ जाएगा। और तो आजकल उसकी उसकी हीरो वर्शिप है, उसमें नॉट तो नॉट मैं नॉट दैट एक्सटेंड, बिकॉज 2014 के बाद से तो किसी और के लिए जगह नहीं बची है, मगर जितनी बची है उसमें वो है। 2014 के बाद तो वो जो आप वन नेशन वन कॉमेडियन है वही खड़ा है। यस, वही है, हाँ। वो हाँ, राजू चाचा दिन में कॉमेडियन होते हैं, शाम को फिर वो स्पोर्ट्समैन भी बन जाते हैं, वो किसी सूबे में जाते हैं तो सूबे के बन जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉट भी बन तो जाते हैं वो, हाँ हर चीज से उनका पुराना नाता है। हम्म और मतलब ये भी बोला था ना उन्होंने कि मैंने बांग्लादेश के आजादी के लिए सत्याग्रह किया था और मैं जेल भी गया था।
इंडिया ने पूरी लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के लिए, तुम किस लिए सत्याग्रह कर रहे थे? चलो कर रहे होंगे कहीं तो बैठ के। हाँ, कि मैंने और मेरे दोस्त ने सत्याग्रह किया और मैं उस जेल भी गया। तो सत्याग्रह फिर वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है वैसा ही सत्याग्रह था। हाँ, तो उसके मतलब भी अब आप इस तरह की बातें करो फिर ये बोलो कि कोई जोक ना बनाए, तो यार कैसे होगा? कितना रहे, कितना आदमी बोले कि नहीं नहीं भाई जोक नहीं बनाना, जोक नहीं बनाना, लेकिन ये तो बने बनाए हैं यार, क्या ही बोले। जी। शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़े आप, और आपने वन नेशन वन कॉमेडियन को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं आप जैसे कुछ कॉमेडियनों की ठीक ठाक वाट लगाई है। अगर मैं कह दूंगा कि नेताओं की वाट लगाई है तो शायद क्या पता आपके घर पे भी तोड़ फोड़ हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने जैसे लोगों की वाट लगाई है, और वन नेशन वन कॉमेडियन जो हमारे हैं उनके शान में बहुत अच्छे कसीदे पढ़े हैं। ये कसीदे पढ़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मनदीप भाई, काट दूं?